बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज मेरा जी चाह रहा है कि एक समरा मसूद का जो कमेंट है उससे आगाज़ करें, पर क्या करें, ये तारीफ़ में है। अब सोचिए कि वो जो बहुत से दुखी हसीनाएँ और दुखी लोग पाए जाते हैं कि जिन्हें किसी भी तारीफ़ी जुमले से बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐ प्यारो, ये बताओ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा ये मक्खी बन के क्यों जीना चाहते हो? मक्खी हमेशा जाके गंदी बात पे, गंदगी पे बैठती है, और चाहे उसकी आंखें 13 हों या 40 हों। जब भी आप अपने वार्डरोब में जाते हैं तो क्या सबसे गंदा कपड़ा इंतखाब करते हैं? जब भी किसी से बात करनी हो, किसी महबूब से, किसी अज़ीज़ से, तो क्या किसी बुरी बात से आगाज़ करना चाहिए? तो आप तो मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हो, सो आपसे बात करते हुए अच्छे लफ्ज़ों से, को अच्छे कमेंट से, अच्छी याद से करना चाहिए। तो समरा कहती हैं कि सर, आपका बात करने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है कि आपके अल्फाज का चुनाव बहुत उम्दा है, आपकी बात दिल पे असर करती है। बच्चे, सच्ची बात है, दोनों में मेरा कोई अमल दखल नहीं है। अगर अंदाज़ अच्छा है, वॉइस अच्छी है तो अल्लाह ने दी है और बिना मांगे दी है, सो उसका शुक्र और उसका एहसान कि उसने इस नेमत से नवाजा। दूसरा, आपने कहा अल्फाज का चुनाव। हाँ, वो मुझे लगता है कि जो बीते माह साल हैं ये इनकी रियाजत है, यानी जो पढ़ा, जो सुना, जो देखा, जो गलतियाँ की उनको अब नहीं दोहराते, तो उसके नतीजे में बहुत सी चीज़ें जो ठीक हो सकती हैं वो ठीक हो गई और बेहतर हो गई, जो आपको अच्छी लगती हैं। आयशा उस्मान ने पूछा है कि सर, आपने पूछा था कि शादी के बाद बीवी शौहर को किस नाम से पुकारे। तो सुनिए, ये लफ्ज़ कह के भी तो काम चलाया जा सकता है, बिल्कुल चलाया जा सकता है। और सुनने वाले ने अगर कुछ सुना दिया तो फिर तंग ना होइएगा। अदीला ने पूछा कि सर, आपकी बीवी आपको क्या कह के बुलाती हैं? दिलचस्प सवाल है। वैसे तो मैं आमतौर पे इस तरह की बात को स्किप कर जाता हूँ, पर आज आपको राज की बातें बता देते हैं। मुझे वो आमतौर पे सर कह के बुलाती हैं। हाँ, जब कभी मूड ख़राब हो और कोई बात जबरन मनवानी हो तो फिर आवाज़ आती है अख्तर अब्बास। तो उसका बाद मतलब ये होता है कि साथ ही बच्चों के हंसने की आवाज़ आएगी। वो इस बात से फ़ौरन मुझसे पहले गेस कर लेते हैं कि अम्मा इस वक्त किसी बात को मनवाने के मूड में है या अपना कोई जो मुतालबा है वो पेश करने के मूड में और बाबा सुन नहीं रहे। तो फिर नतीजतन हम सर झुका के आराम से सुन लेते हैं, इसलिए कि सुनने में बड़ा फ़ायदा है और घर बड़ा सुकून से, इत्मीनान से चलता है। नाइला यूसुफ ने पूछा, सर, सब कुछ अच्छा हो, पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की हो, लेकिन कद छोटा हो तो लोग रिजेक्ट कर जाते हैं। इस दुख से, इस तकलीफ़ से कैसे निकला जाए? मेरे बच्चे, आसान है। ऐसी बच्चियां या ऐसे बच्चे जिनके कद छोटे हैं और ख़ूबसूरत भी हैं, दो काम वो कर सकते हैं। एक तो ये कि अपने स्किल पे बहुत फोकस कर सकते हैं, अपने आप को बहुत हुनरमंद बनाएं। नंबर 1, हुनर बड़ा हो जाए तो कद बड़ा हो जाता है, खूबी बड़ी हो जाए तो भी कद बड़ा हो जाता है। दूसरा ये कि बहुत आइडियल की तलाश मत कीजिए, क्योंकि किसी लंबे के साथ शादी होगी तो ज़ाहिर है वो लोगों के लिए मजाक का निशाना बन जाएगा। और अगर कहीं मोहब्बत हो जाए तो उसमें तो ये चल जाता है, उसमें महबूब का कद और आँखें और नाक नक्शा बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता। दिल वैसे पागल होता है तो पागलपन में तो बहुत से बंदा फ़ैसले कर लेता है। लेकिन अमली तौर पे ऐसी बच्चियाँ जो ज़रा मुतवस्सित तबके से हैं और जिनकी इनकम ग्रुप अच्छा नहीं है और वो पढ़ गई हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्यारी बच्चियों, अपनी ज़िंदगी को कीमती जानो। नंबर 1, माहो साल को बर्बाद मत होने दो उस अनदेखे महबूब के इंतज़ार में। जो आपका आइडियल है वो कभी नहीं आएगा। सो आपको जब रिश्ते आते हैं तो जो 19-20 का मामला हो वहाँ कंप्रोमाइज़ कर लिया करें। जितनी बच्चियाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मेरे पास एक नहीं है, सैकड़ों मिसालें हैं कि 18-19 साल की उम्र से रिश्ते रिजेक्ट करने शुरू किए और फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो फिर रिश्तों की तादाद कम होने लगती है और एक वक्त आता है कि फिर इंसान बैठ के सिर्फ इंतज़ार करता है, रिश्ता कोई नहीं आता। ये जो आहटों का इंतज़ार होता है ये बड़ा शदीद होता है। एक बुज़ुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा कि वो मस्जिद जाते थे तो जाते हुए एक जो घर था वहाँ बहुत एहतियात से और समटाइम तो जूते उतार लेते थे ताकि कदमों की आहट की आवाज़ ना आए।
इस वाक़े का ताल्लुक़ इस मौजू से नहीं है, पर बरसबील तज़किरा मुझे वो याद आ गया। तो उनके किसी चाहने वाले ने, देखने वाले ने कहा कि हज़रत आप तो माशाल्लाह इतने दाना हैं, सियाने हैं, तो इस घर के जब पास से गुज़रते हैं और ये तो आप जो करते हो वो एबनॉर्मल है। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम जानते हो ये एक तवाइफ का घर है, ये अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत होती थी, अब वो बूढ़ी हो गई है और उसके घर पे कोई नहीं आता। अब वो दरवाज़े पे दालान में बैठ के आहटों का इंतज़ार करती है और मैं डरता हूँ इस बात से कि चाहे मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मेरी अगर आहटों की आवाज़ उसके कानों में पहुँची और उसके दिल में कोई दर्द जाग गया, कोई इंतज़ार जाग गया कि शायद कोई आने वाला है और वो इंतज़ार तो पूरा नहीं होगा क्योंकि उम्र बीत गई है, सो मैं उसको ये दुख नहीं देना चाहता। ये जो इस तरह के लोग होते हैं हमारे तारीख़ में और हमारे आसपास, ये बड़े शानदार लोग होते हैं। इनका कोई भी चेहरा हो, गोरे हों, चिट्टे हों, सांवले हों, पर इनके दिल बड़े रोशन होते हैं। आप सोचिए कि मेरा रब उससे कितना राज़ी होगा कि जो एक ऐसी खातून के कानों में भी उन आहटों की आवाज़ नहीं देना चाहता जिससे उसके मुर्दा सोए हुए जो अरमान हैं या उसका इंतज़ार जाग उठे। वो सारी बच्चियाँ जिनकी ज़िंदगी का एक एक दिन कीमती होता है, आप प्लीज़ इस इंतज़ार के कर्ब को महसूस करो, इस दुख को महसूस करो कि जब रिश्ते आने बंद होते हैं तो उस वक्त आपकी माँ की रात की नींदें हराम हो जाती हैं। बाप बोलते नहीं हैं, बाप रोते नहीं हैं, पर उनको एहसास होता है। बहुत कम बाप होंगे जो बेहिस होंगे, वरना आमतौर पे माँ को और बाप को दोनों को अपनी बेटियों का दुख होता है। समटाइम बेटियाँ रुकावट बन जाती हैं, समटाइम बाप, माँ और बाप अपने विजन की कमज़ोरी की वजह से सोचते हैं कि हमारी बच्ची इंजीनियर बन गई, डॉक्टर बन गई, ये कर लिया, वो कर लिया, पर अब हम उसके लिए तो ऐसा रिश्ता चाहिए, वो ऐसा नहीं मिल पाएगा। कंप्रोमाइज़ हमेशा वहाँ किया जाता है जहाँ एक में थोड़ा सा, यानी वो जो एक्सेप्टेबल सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं उस पर नहीं उतर रहे। इस पर लड़िएगा मत, सोसाइटी से कभी नहीं लड़ा जा सकता। सोसाइटी एक नेचुरल बुनत होती है, इसमें स्टैंडर्ड अपने आप बनते हैं, खूबसूरती के म्यार अपने आप बनते हैं, ढलते हैं और काबिल कबूल होते हैं। हमारे यहाँ छोटे होंठ जो हैं इनको खूबसूरती मानी जाती है। होंठ बड़े चौड़े हों तो ज़रा भद्दे लगते हैं। इस तौर पे हमारे यहाँ जो छोटा मुंह है इसको खूबसूरती की म्यार और मिसाल माना जाता है। आप सोचिए, मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं अफ्रीका की कि जो अपने होंठों में यहाँ से चीरा देती हैं। चीरा समझते हैं, चाकू से, छुरी से। फिर ये होंठ के अंदर लोहे का कटा हुआ गोल टुकड़ा इन होंठों के अंदर उसको फंसा दिया जाता है। फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, आप सोचिए कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ़ होती होगी। लेकिन उनके यहाँ जो बड़े होंठ हैं और लटके हुए होंठ हैं वो समटाइम वो यहाँ तक आए होते हैं। ये उनके यहाँ शहज़ादियों का हुस्न माना जाता है। और कितनी औरतें अपने आप को उस म्यार पे पहुँचाने के लिए ज़्यादा इतनी तकलीफ़ सहती हैं। पहले ब्लीडिंग भी होती है, फिर आपको खाने पीने में प्रॉब्लम भी होती है, इन्फेक्शन भी हो जाता है। वहाँ तो कोई उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं होती, लेकिन बिलाखिर वो काली पीली जो भी उनका रंग होता है, वो जिस तरह के वो बाल बनाती हैं, मींडे बनाती हैं, आप तो कभी सोच भी नहीं सकती। उनके यहाँ वो हुस्न माना जाता है और उस हुस्न के लिए वहाँ उसके प्रस्तार भी मिल जाते हैं। सो हर सोसाइटी का अपना म्यार होता है, उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए। महानूर कहती हैं कि मैंने अपनी मंगनी के बाद से ही साहब जी कहना शुरू कर दिया था। शादी को 11 साल हो गए हैं, अब तक यही कहती हूँ, लेकिन अब ये मुझे लफ्ज़ बहुत बुरा लगता है। ओके। सोनिया रहमान ने लिखा है कि सर मेरी अम्मी को उर्दू समझ नहीं आती, वो सिर्फ पंजाबी समझ पाती हैं, मैं कैसे उनको आपकी वीडियो सुनाऊं, क्या वो समझ लेंगी? मेरे बच्चे, वीडियो लफ्ज़ थोड़ी होते हैं, ये तो दिल होता है। कायद-ए-आज़म जब पेशावर गए थे तो उनकी अंग्रेज़ी तकरीर पे सबसे ज़्यादा तालियां पठान भाइयों ने बजाईं। किसी ने पूछा कि यार तुम्हें, वो तो हमारा अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहा, तुमको समझ आती है? उसने कहा समझ आए ना आए, इस बंदे की जो बात है, जो लहजा है, ये किसी सच्चे आदमी का लहजा, झूठ नहीं ये बोल सकता। सो अंग्रेज़ी भी उन लोगों को जिनको ज़ुबान नहीं आती थी समझ आती थी। हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जो लंदन जाके, और बिल्कुल जो दादियाँ नानियाँ उस उम्र की अमेरिका में और यूरोप में रहती हैं, उनको ना कभी उन्होंने सीखा, पर फिर हौले हौले वो होंठों से, एक्सप्रेशन से चीज़ें सीखती हैं और उसको समझ लेती हैं। और उर्दू तो पंजाबी की बहन ही समझें आप, इसके बहुत सारे लफ्ज़
उर्दू को इसलिए तो खूबसूरत ज़ुबान माना जाता है, इसमें हिंदी के अल्फाज हैं, इसमें फ़ारसी के अल्फाज हैं, इसमें अरबी के अल्फाज हैं, इसमें पंजाबी के अल्फाज हैं, इसमें सिंधी के अल्फाज हैं, इसमें बलोची के अल्फाज हैं, इसमें पश्तो के अल्फाज हैं। इसको मौलवी अब्दुल हक साहब कहा करते थे कि उर्दू बहुत मेहमान नवाज ज़ुबान है, इसका दिल बहुत बड़ा है। तो जो मुख्तलिफ़ नए नए लफ्ज़ आते हैं, अभी आप देख लें, अब अंग्रेज़ी की उसमें इतने अल्फाज हैं और हमें बुरा महसूस भी नहीं होता और आराम से हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, चूँकि उर्दू मोहब्बत से नए लफ्ज़ों को अपनी गोद में ले लेती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।